रूल 6 हमारा क्लियरली सिर्फ यही कहता है कि जब भी कोई सिविल सूट फाइल किया जाएगा, अगर उसकी लिमिटेशन खत्म हो गई है, मान लीजिए लिमिटेशन 3 साल की थी, आप 4 साल बाद सूट फाइल कर रहे हो, जो कि लिमिटेशन बताई गई थी, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन 3 साल थी, आप 4 साल बाद फाइल कर रहे हो, तो वादी जो प्लेंटिफ है उसको अपने प्लेंट में ये लिखना होगा, ग्राउंड्स लिखने होंगे कि आप किस ग्राउंड पे ये छूट मांग रहे हो, आपको हुआ क्या था, किस ग्राउंड पे मांग रहे हो। मैं बीमार था, मेरे गांव में प्राकृतिक आपदा आ गई थी, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई थी, तो ये आपको सभी में चीजें मेंशन करनी होगी अपने प्लेंट में। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो आपको अलाउ भी करता है। कोर्ट कहता है कि यदि वादी को अनुमति दे सकते हैं, हम कब दे सकते हैं, अगर वो कोई नया ग्राउंड लाता है और जो नया ग्राउंड है वो पुराने वाले ग्राउंड से जो आपने प्लेंट में लिखा था उस टाइम पे, उसके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में विपरीत नहीं होना चाहिए। आप प्लेंट में कुछ और बोल रहे थे और आज जो आप दूसरा नया ग्राउंड ला रहे हो आप उसमें कुछ और बोल रहे हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ नया ग्राउंड आप ला सकते हो लेकिन पुराने वाले ग्राउंड्स के वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो वहाँ वही है कि 3 साल की लिमिटेशन आपको थी, 4 साल बाद आपको होश आ रहा है, सूट फाइल कर रहे हो, लेकिन आप प्लेंट में एक कारण लिखते हो कि मेरे पास गंभीर बीमारी के कारण मैं सूट फाइल नहीं कर पाया था। तो ये चीज आपको मेंशन करनी होगी। रूल 6 सिर्फ इतना ही कहता है कि लिमिटेशन के बाद अगर तुम सूट फाइल करते हो तो आपको अपने ग्राउंड्स भी आपको क्लियरली मेंशन करने होंगे अपने सूट में। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी का ऑर्डर 7 पढ़ रहे थे। ऑर्डर 7 में अपन पिछली वीडियो में ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन ऑर्डर रूल 5 और रूल 6 दो रूल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 5 हमारा बात करता है कि प्रतिवादी के हित यानी कि इंटरेस्ट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी का लिखा जाना। जब भी कोई प्लेंट तैयार किया जाएगा तो उसमें डिफेंडेंट के इंटरेस्ट को और उसकी लायबिलिटी को लिखा जाएगा। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो देखिए कि जब भी वादी अपना मुकदमा दर्ज करता है तो उसकी याचिका प्लेंट में यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि डिफेंडेंट के इंटरेस्ट के बारे में और डिफेंडेंट की लायबिलिटी के बारे में। अब डिफेंडेंट के इंटरेस्ट के बारे में मतलब क्या है कि प्रतिवादी इस मामले की वस्तु या मामले की संपत्ति या मामले के विवाद में कोई ना कोई हित इंटरेस्ट उसका होना चाहिए। किसका? डिफेंडेंट का। ये आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। ठीक है, या फिर डिफेंडेंट वह दावा करता है कि उसका उसमें कोई हित है। डिफेंडेंट कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या फिर ये वस्तु मेरी, उसमें क्लेम कर रहा है, तो ये भी वादी को अपने प्लेंट में मेंशन करनी होगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो इस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम कर रहा है, उसको अपनी बता रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको अपने प्लेंट में लिखनी होगी। एग्जाम्पल समझो कि अगर विवाद एक ज़मीन का है और प्रतिवादी उस ज़मीन का मालिक है या फिर दावा कर रहा है किराएदार है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़मीन पर उसका दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, तो ये चीज़ आपको अपने प्लेंट में लिखनी होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया अगर ना लिखें तो क्या होगा? अगर वादी ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट मान सकती है कि प्रतिवादी का विवाद से कोई लेना देना ही नहीं है और फिर प्लेंट को खारिज कर सकती है या फिर प्रतिवादी को केस से हटा दिया जाएगा। ठीक, अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ से शुरू होता है। ये अपना बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ताकि क्लियर समझ में आए कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी क्या होंगी। मतलब कि प्रतिवादी पर कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह वादी के जो मांग की गई है वादी के द्वारा उसका जवाब दे पूरी तरह से। ठीक है, ये डिफेंडेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी आपको क्लियरली अपने प्लेंट में मेंशन करना होगा कि उसकी इंटरेस्ट तो उसका ये हो गया उस प्रॉपर्टी में जो सब्जेक्ट मैटर है केस का, और लायबिलिटी उसकी ये है कि उसको क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि उससे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको इसको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ नाम के लिए कोई प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता अगर वह विवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्पल समझो, दो क्लियर हो जाएंगे, एक सही एग्जाम्पल एक गलत है। दो तरीके से बनाया ताकि सही समझ में आ सके कि रमेश ने सुरेश पे 50,000 रुपये का कर्ज लौटाने के लिए केस किया। यहाँ सुरेश प्रतिवादी है क्योंकि वह सीधे विवाद से जुड़ा है और पैसे लौटाने की जिम्मेदारी उसी की है। ठीक है, ये तो हमारा सही एक एग्जांपल है। अब इसमें गलत क्या हो सकता है कि रमेश ने पड़ोसी महेश को प्रतिवादी बना दिया है जबकि महेश का उस पैसे के विवाद से कोई लेना देना ही नहीं है, तो यह नियम के खिलाफ है। ठीक है, तो आपको अपना डिफेंडेंट उसी को बनाना है जिसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में हो या फिर आपके सब्जेक्ट मैटर में हो और या फिर उसकी लायबिलिटी आपके प्रति बनती हो। ठीक, ये आपको प्लेंट में मेंशन करने होंगे। तो रूल 5 हमारे यहाँ पर क्लियर होता है। पसंद आए तो लाइक किया करो वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आता है तो। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना है वही बताना। ठीक है, अब रूल 6 अपन समझते हैं। ठीक है, तो रूल 6 हमारा बात करता है कि परिसीमा विधि से छूट के ग्राउंड्स आपको मेंशन करने हैं। क्या मतलब हुआ? रूल 6 हमारा बात करता है कि समय सीमा से छूट के ग्राउंड्स आपको अपने प्लेंट में लिखने होंगे। समझिए,
अगर कोई प्लांट है उस समय सीमा के समाप्त होने यानी कि लिमिटेशन के समाप्त हो जाने, लिमिटेशन ख़त्म हो गई आपकी सूट फाइल करने की, उसके बाद आप सूट फाइल कर रहे हो, जो लिमिटेशन में तय की गई थी उस लिमिटेशन के बाद आप सूट फाइल कर रहे हो, तो वादी को अपने प्लांट में यह लिखना होगा कि उसे इस समय सीमा से छूट यानी कि लिमिटेशन में छूट किस ग्राउंड पे मिलनी चाहिए। यानी कि किसी चीज़ की आप मांग करोगे तो उसे बोलोगे तो कि मैं इस ग्राउंड पे ये छूट मांग रहा हूँ। जैसे कि मैं बीमार था, प्राकृतिक आपदा आ गई थी मेरे यहाँ पे, इसलिए मैं छूट चाहता हूँ, या फिर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है इसलिए मैं छूट चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने प्लांट में मेंशन करनी होगी। लेकिन यहाँ पर प्रोवाइजो है कि कोर्ट वादी को अनुमति दे सकती है कि वो ऐसा कोई नया ग्राउंड भी अपने पहले वाले प्लांट में जो आपने ग्राउंड डाला था उसके अन्यथा जो डाला था वो तो ठीक है, लेकिन आप नया ग्राउंड भी आप बता सकते हो, बशर्ते जो आपका नया ग्राउंड है पुराने वाले ग्राउंड से विरोधाभासी ना हो, यानी कि इनकंसिस्टेंट ना हो, विपरीत ना हो। यहाँ पे आप कुछ और बोल रहे थे प्लांट में, लेकिन अब जो नया पेश कर रहे हो उसमें आप कुछ और ही बोल रहे, तो ये दोनों आपस में भिड़े नहीं। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, नया ग्राउंड लिख सकते हो, यहाँ पर प्रोवाइजो क्लियर आपको अलाउ करता है। एग्जाम्पल हमारा समझो कि मान लीजिए किसी ज़मीन पर दावा करने की लिमिटेशन 3 साल है, आपको होश आ रहा है 4 साल बाद आप मुकदमा कर रहे हो, तो प्लेंट में लिखना होगा कि मैं गंभीर बीमारी के कारण से केस समय पर फाइल नहीं कर पाया था, और बाद में वादी को पता चलता है कि प्रतिवादी ने जो डिफेंडेंट है उसने धोखे से जानकारी छिपाई थी। अगर यह दोनों कारण एक दूसरे से विरोधाभासी नहीं है तो कोर्ट आपको दूसरा कारण आपका सुन सकती है और आपको अलाउ कर सकती है कि आपको डिले कंडाउन कर सकती है। तो ये रूल 6 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है, बहुत ईजी था। फिर से समझ लीजिए कि रूल 6 हमारा क्या कहता है। रूल 6 हमारा क्लियरली सिर्फ यही कहता है कि जब भी कोई सिविल सूट फाइल किया जाएगा, अगर उसकी लिमिटेशन ख़त्म हो गई है, मान लीजिए लिमिटेशन 3 साल की थी, आप 4 साल बाद सूट फाइल कर रहे हो, जो कि लिमिटेशन बताई गई थी, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन 3 साल थी, आप 4 साल बाद फाइल कर रहे हो, तो वादी जो प्लेंटिफ है उसको अपने प्लेंट में ये लिखना होगा, ग्राउंड्स लिखने होंगे कि आप किस ग्राउंड पे ये छूट मांग रहे हो, आपको हुआ क्या था, किस ग्राउंड पे मांग रहे हो। मैं बीमार था, मेरे गांव में प्राकृतिक आपदा आ गई थी, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई थी, तो ये आपको सभी में चीज़ें मेंशन करनी होगी अपने प्लेंट में। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो आपको अलाउ भी करता है। कोर्ट कहता है कि यदि वादी को अनुमति दे सकते हैं हम, कब दे सकते हैं, अगर वो कोई नया ग्राउंड लाता है और जो नया ग्राउंड है वो पुराने वाले ग्राउंड से जो आपने प्लेंट में लिखा था उस टाइम पे, उसके इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में विपरीत नहीं होना चाहिए। आप प्लेंट में कुछ और बोल रहे थे और आज जो आप दूसरा नया ग्राउंड ला रहे हो आप उसमें कुछ और बोल रहे हो, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ नया ग्राउंड आप ला सकते हो लेकिन पुराने वाले ग्राउंड्स के वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो हमारा वही है कि 3 साल की लिमिटेशन आपको थी, 4 साल बाद आपको होश आ रहा है, सूट फाइल कर रहे हो, लेकिन आप प्लेंट में एक कारण लिखते हो कि मेरे पास गंभीर बीमारी के कारण मैं सूट फाइल नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। रूल 6 सिर्फ इतना ही कहता है कि लिमिटेशन के बाद अगर तुम सूट फाइल करते हो तो आपको अपने ग्राउंड्स भी आपको क्लियरली मेंशन करने होंगे अपने सूट में। ठीक है, तो रूल 5 और रूल 6 हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट रूल 7 और रूल 8 में अगली वीडियो में, क्योंकि आजकल मैं क्या है 2-2 रूल पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी कर दिया। वैसे तो ये एक लाइन के ही है भाई, फिर भी मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे, आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।